ब्रिगेडियर साहब, ये ओवरऑल दुनिया के अगर हम हालात देखते हैं तो क्या दुनिया किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ तो नहीं बढ़ रही? क्या यूनिपोलर से कोई मल्टीपोलर की तरफ तो नहीं जा रहे हम? हाँ, मल्टीपोलर तो शायद जाए या ना जाए, लेकिन जिसमें कोई शक नहीं है कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज फेडिंग अवे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नया वर्ल्ड देखिए ना, ये पिछले एक दो साल से बड़ी तेजी से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व हो रही थी। और आपको मैं स्थिति की अहमियत बताता हूँ कि सिर्फ जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, आपने यकीनन सुना होगा आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द हार्टलैंड का कंसेप्ट। हार्टलैंड नेसेसरली आपकी हदीसों में भी हमारी में ये मिलता है। हार्टलैंड इज खुरासान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका मतलब है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ सूडान, अब इजिप्ट से नीचे सूडान और ये एरिया सोमालीलैंड तक, ठीक है जी, एंड अफगानिस्तान एंड ईरान। अच्छा। ये हार्टलैंड है। ये 1904 में रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने ये कंक्लूजन दिया था कि जो भी बंदा वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। एंड वर्ल्ड आइलैंड के अंदर जो घुसने का दरवाजा है वो वर्ल्ड का हार्टलैंड है, विच इज दिस खुरासान। और इसी के ऊपर हदीस भी है सारी कि यहां से जो कुछ होगा होगा। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एक ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाया है, वी आर गेट टू दैट। हम पे डिपेंड करता है कि हम वहां किसी को घुसने दें या ना घुसने दें। क्यों हमें सप्रेस रखा गया पिछले 78 सालों में? क्यों हमें ये बताया गया कि अब बैरी बिड़ आ रहा है, अब जा रहा है, अब फलाना आ रहा है, अब इसको इधर से डिसमेंटल? क्यों हमारा ही मुल्क उन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज का शिकार है? इसी वजह से कि द डे दिस गेट इज ओपन, those who will rule the world will enter into this heartland, and the one who will enter the heartland, they will rule the island of the world. It is western eastern Europe, अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ एशिया, जहां ये वर्ल्ड आइलैंड एग्जिस्ट करता है। सर देखिए, मैं आज भी ये समझता हूं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बिल्कुल शेप होगा, किसके अंडर होगा? आज ईरान क्लेम कर रहा है कि अब इस खिते का दादा मैं हूं, कल तक इस खिते का दादा अमेरिका था। और मैं ये समझता हूं कि बिहाइंड द कर्टन जो जीसीसी कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया इसको खुल के अटैक नहीं कर रहे या फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहे अमेरिका को, उनको दो चीजें समझ आ गई हैं। उनके पास जो बेसिस बनाए गए थे वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे, वो अपनी हेजमनी कायम करने के लिए थे। ये उनको समझ आ गई है। जब उनको प्रोटेक्ट करने का वक्त आया तो वो अपना बोरी बिस्तर उठा के भाग गया अमेरिका। दूसरा ये भी उनको समझ आ गया है कि ईरान के साथ जंग का मतलब है इजराइल की हेजमनी इन फ्यूचर इन दिस रीजन, एंड इजराइल इज अ रूथलेस कंट्री जो दोनों के ऊपर चलता है। वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी चलता है और वो एक मजहबी माइंडसेट भी लेके चल रहा है, चोजन पीपल एंड होली लैंड, ये कंसेप्ट है। अच्छा, आखिरी बात मैं इसमें ये करूंगा, देखिए ये मलिक साहब ने उसमें गुफ्तगू की थी, अगर तो ये स्ट्रेटेजी और इसके ऊपर करन साहब ने भी जो फरमाया, इसके ऊपर बड़ी दफा वॉर गेम हुई सर। हर दफा वॉर गेम के अंदर अमेरिकन जनरल्स ने कांग्रेस को ये बताया कि ये जंग, आप जब भी वॉर गेम होती है ये जंग आप हार जाते हैं उस वॉर गेम में, सो दिस इज नॉट फिजिबल, ये जंग नहीं हो सकती उस तरह जिस तरह आप समझ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब बड़ी प्रोडक्टिव, बड़े आखिरी बात, ये जुमला बड़े काम का है। अगर तो ये जंग की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की अमेरिकन जनरल्स ने, तो वो एनडीयू में आए, हमसे अमेरिकन सीख के जाएं कि स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर होती क्या है। और अगर ये वॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किए डोनाल्ड ट्रंप साहब और पॉलिटिशियन ने, तो जंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियन अलोन, जर्नल्स हैव टू बी टेकन ऑन। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत आला बात की, अगर जंग की स्ट्रेटजी सीखनी है तो हमारे पास आए, एनडीयू में आए। आज कोशिश की